हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे, जहां तक कैश फ्लो स्टेटमेंट का सवाल है, पहले सेशन में हमने इसके इनिशियलिटीज यानी कि इसके इनिशियल कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करी थी और गहरी चर्चा करी थी। और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 1 से। तो जिनके पास भी बुक्स वगैरह मौजूद हैं वो फटाफट सेक्शन 1 को पहले तो निकाल लें। और सेक्शन 1 का ताल्लुक जो है वो एडजस्टमेंट से है। इससे पहले के लेवल पे आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को कई मर्तबा बनाया हुआ है और आपको मालूम है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी होती थी, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स की, डिविडेंड की, डेप्रिसिएशन की, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की, वगैरह वगैरह। तो जो भी पॉसिबल एडजस्टमेंट आपको फेस करनी पड़ेंगी इस पर्टिकुलर सेक्शन में, हमने वो सारी एडजस्टमेंट इंक्लूड करी हुई है और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट पहले हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। 1.1 एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त इस आइटम का, प्रोविजन फॉर टैक्स का। तुम्हें दिया हुआ है कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 का है और तुम्हें दिया हुआ है कि करंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो 70,000 का है। इज इट क्लियर टू यू? ये तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें थोड़ा सा ये समझना है। हमें यह भी मालूम है कि इससे पहले के लेवल पे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये मैंने शॉर्ट में लिखा, हमें मालूम है कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो एक तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैंने CGFOA लिखा है। वैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, आप अपने सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। उसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, उसके अलावा फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखते हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करेक्ट? थोड़ा सा समझाने के लिए मुझे ये ऐसा करना पड़ रहा है, शुरुआती क्वेश्चन हैं इसलिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसके अलावा फिर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखा करते थे, आपको याद आ गया होगा और सबको मालूम है, मुझे कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये हम करा करते थे, इजंट इट और नॉट? यस सर। अब मुझे ये बताओ, जो लास्ट ईयर का प्रोविजन है उसको तुम कहां लिखा करते थे? जो लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसका मतलब करंट ईयर में ये टैक्स पे हो गया होगा। तुम्हें मालूम है एक कंपनी जब टैक्स पे करती है तो पहले प्रोविजन बनाती है और अगले साल उसको पे करा जाता है इनकम टैक्स पे। आप ये अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। और जो करंट ईयर का टैक्स है वो क्या शो कर रहा है कि इस साल हमने प्रॉफिट से इतना पैसा टैक्स के लिए निकाला। इसका मतलब ये वाला जो 70,000 रुपये है ये हमने इस साल पे नहीं करा है, इसको हम अगले साल पे करेंगे। इस साल हमने क्या पे करा है? ये 50,000 जो हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट से निकाले थे लेकिन इस साल पे करे होंगे। अब ध्यान ये रखना है कि जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो करंट ईयर का है, तुमने इस साल प्रॉफिट से पैसा निकाला। मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स को भी नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंस माना जाता है। लास्ट सेशन में जब मैंने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की चर्चा करी थी, मैंने आपको बताया था जब आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करते हैं तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, जो भी नेट प्रॉफिट होता है, जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें कुछ चीजें ऐड करते हैं। वैसे वो कौन कौन सी चीजें ऐड करते हैं, जैसे मैंने बताया था जितने भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर हैं एक तो हम उनको ऐड करते हैं और जो नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग नेचर के खर्चे हैं उनको ऐड करते हैं। टेक्निकली प्रोविजन फॉर टैक्स जो पे करा जाता है उससे बिजनेस की जो एक्टिविटी है, यानी कि उसने बिजनेस की किसी एक्टिविटी को फाइनेंस नहीं करा, इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स जो हमने करंट ईयर में टैक्स ये जो अमाउंट लिखा है इसका मतलब है ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। हमने इस साल प्रॉफिट से इतना पैसा निकाला तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बिना मतलब पे कम हो गया। पहले तो मैं इसको ऐड करूंगा। तो करंट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको तुम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब कंप्यूट करते हो तो वहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, जो करंट ईयर का प्रोविजन है। अब जो लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है 50,000, वो भी तुमने करंट ईयर में पे कर दिया होगा क्योंकि हमने तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करंट ईयर की बनानी है ना। तो करंट ईयर में आपने लास्ट ईयर का जो प्रोविजन है वो पे कर दिया होगा। अब जो हम टैक्स पे करते हैं, जो हमने टैक्स पे करा है उसको हम वैसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम बनाएंगे और बाद में हम और अच्छी तरह से सीखेंगे, इसको लास्ट आइटम के रूप में माइनस करते हैं। यानी कि कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद लास्ट आइटम के रूप में जो है वो टैक्स पेड माइनस करा जाता है। अब जो टैक्स पेड है ये नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर है, तो टैक्स पेड जो है वो माइनस कर दिया जाएगा 50,000 का। इज इट क्लियर टू यू? तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर बैलेंस शीट पे तुम्हें दिया होगा, सिर्फ बैलेंस शीट में दिया और नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो लास्ट ईयर का टैक्स है उसको तो माइनस करेंगे, करंट ईयर का ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ ये प्लस माइनस करके नहीं सीखना, उसकी रीजंस भी मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अगले आइटम में भी मैंने एक बार फिर से प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में 90,000, करंट ईयर में 70,000 और नीचे अब की बार इंफॉर्मेशन दी है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 1,50,000 है। तुम्हें मालूम है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करा करते थे? ऐसी सिचुएशन में आप क्या करा करते थे? जब बैलेंस शीट में भी प्रोविजन फॉर टैक्स होता था और नीचे भी इंफॉर्मेशन गिवन होती थी तो आप एक अकाउंट बनाया करते थे। तो पहले तो आप एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाओगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई भूल भाल गया है तो केवल उसके लिए ये बनाया जा रहा है। हमारी कोशिश चल रही है कि हम सारी चीज़ों को रिकैप करें। इज इट क्लियर टू यू? ये नहीं कि हम ये सोच के पढ़ाएं कि आपने ये सारी चीज़ें पहले ही करके रखी हुई है तो आपको याद ही है। तो जब भी बैलेंस शीट में आइटम दिया है और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नीचे दी होगी तो जाहिर है कि आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबको मालूम है कि प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है। अकाउंट हम कब बना रहे हैं? करंट ईयर पे बना रहे हैं। तो लास्ट ईयर का जो प्रोविजन है करंट ईयर के लिए वो ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। बिकॉज प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी साइड का आइटम है तो पहले तो मैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूंगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने लिखा 90,000, तो 90,000 का अमाउंट हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद जो ये 70,000 की फिगर है ये क्लोजिंग बैलेंस है, हमने लिख दिया बैलेंस कैरीड डाउन दैट इज इक्वल टू 70,000। तो 70,000 का अमाउंट मैंने लिख दिया। अब नीचे उसने क्या लिखा है? नीचे कह रहा है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000। जब हम टैक्स पे करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट। जब हमने टैक्स पे करा करंट ईयर में तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आपने जो है इस साल टैक्स पे करा, कहता है 1,50,000 का। अब जब टैक्स पे कराया तो उसको मैं यहां पर लिखूंगा टू कैश, और वैसे इसका मतलब है टैक्स पेड। इसका मतलब है कि हमने इतना टैक्स पे करा है, तो जो टैक्स हमने पे करा है दैट इज इक्वल टू 1,50,000। तो 1,50,000 का टैक्स हमने पे कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? अब मैं इसको टैली करूंगा। जाहिर है कि जब मैं टैली करूंगा तो टैली करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी 99%, अगर हम कोई एसेट का अकाउंट नहीं बना रहे, ध्यान ये रखना, करेक्ट, 99% अगर हम कोई एसेट का अकाउंट नहीं बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो 99% बैलेंसिंग फिगर जो आएगी, और खास तौर से जब बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगी तो इसका मतलब होता है कि हमने इतना प्रोविजन बनाया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 2,20,000 में से मैं 90,000 अगर माइनस कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? 1,30,000 की आ गई। ये 1,30,000 क्या बता रही है? ये 1,30,000 ये बता रही है कि हमने इस साल इतना प्रोविजन बनाया। वैसे हम यहां लिखते हैं बाई P&L, क्योंकि जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो हमारी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसका मतलब है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब तुमने इस साल प्रॉफिट से इतना पैसा निकाला, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, अब ट्रीटमेंट तो उसी तरीके से होगा जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यानी कि ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? पहले तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को तुमने अब नहीं लिखना है। देखो बैलेंस शीट के जो आइटम्स होते हैं उनकी पोस्टिंग एक ही बार होती है। बैलेंस शीट के जो ये 90,000 और 70,000 के आइटम्स थे, एक बार तुमने ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिख दिया और क्लोजिंग बैलेंस को यहां लिख दिया तो बैलेंस शीट के आइटम की पोस्टिंग तो खत्म हो गई। अब जो तुमने दूसरी चीजें लिखी है, दूसरी चीजें तुमने क्या लिखी है? एक तो टैक्स पेड और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो टैक्स पेड है, अभी मैंने तुम्हें बताया, जब मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करूंगा तो उसमें से माइनस करूंगा, और जनरली हम इसको लास्ट आइटम के रूप में माइनस करते हैं। यानी कि जो 1,50,000 की फिगर आ गई, ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से हम माइनस कर देंगे। और मैंने बताया था जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो भी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही हम लिखते हैं, लेकिन उसको ऐड करते हैं, क्योंकि जब मैंने इस साल प्रोविजन बनाया तो मेरा प्रॉफिट बेवजह कम हो गया, और ये नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग प्रोविजन है, और ये नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग खर्चा है बेवजह। क्या इतना टैक्स मैंने पे करा है, ये स्टैट्यूटरी है, और इसको मैं क्या बोलते हैं माइनस करूंगा लास्ट आइटम के रूप में। ये तो मैंने प्रोविजन बनाया था। इज इट क्लियर टू यू? तो प्रोविजन बनाया तो करंट ईयर का प्रॉफिट बिना मतलब के कम हो गया, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। और ये हमने आइटम, ये हमने पे तो करा है, और ये स्टैट्यूटरी का मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट है। इसको हम लास्ट आइटम के रूप में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस करते हैं। वैसे मैंने यहां आपको ये सॉल्यूशन में समझाया भी हुआ है। मैंने बताया था अभी जब तुम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके बाद
कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखते हो। फिर कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो भी आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होगा उसको आप लिखोगे। उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो 1,30,000 की बैलेंसिंग फिगर आपकी निकली थी उसको आपने ऐड करना है, और इनकम टैक्स पेड आप माइनस करके लिखोगे, लेकिन जनरली ये लास्ट आइटम के रूप में माइनस करा जाता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करते वक्त। तो जहां तक प्रोविजन फॉर टैक्स का सवाल है उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात सामने नहीं आती है। इज इट क्लियर टू यू? अब जरा हम आगे पढ़ें। आगे क्या कहते हैं? 1.3 में कहता है हाउ शेल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। कह रहा है AS3 रिवाइज्ड के थ्रू जब हम इन अकॉर्डेंस विद AS3 रिवाइज जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल एक तो बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है 50 लाख की लास्ट ईयर में, करंट ईयर में जो दी हुई है 80 लाख की, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है 15 लाख का और करंट ईयर में दिया हुआ है 27 लाख का। आपके पास दो आइटम है, एक लायबिलिटी साइड का एक एसेट साइड का आइटम है। फिर कह रहा है डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड एंड पेड। देखो ये डिविडेंड के बारे में थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि 11th-12th में जो रूल्स आपने सीखे थे या इससे पहले हो सकता है कि आपने ग्रुप 1 वगैरह में भी सीखे हों, लेकिन अब डिविडेंड के रूल में थोड़ा चेंज आ गया है, इस बात का ध्यान रखना। चेंज क्यों आ गया है? क्योंकि अब कंपनीज एक्ट ने ये कह दिया है कि जो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है बेसिकली उसको लायबिलिटी नहीं मानना है। इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। आगे कहता है डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड अ फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%। अब यहां पर पहले समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश क्या करनी है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो पहले तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, करेक्ट। उसके बाद फिर मैंने लिखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली हमने लिखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, करेक्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सॉल्व मैंने करा हुआ है, आप नहीं भी लिखते हैं तो आप फिलहाल यहां देख लें, मेरा पर्पस आपको समझाने से है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ बैलेंस शीट पे दी हुई है, उससे रिलेटेड फिलहाल नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लास्ट ईयर इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख की है, करंट ईयर में 80 लाख की है, तो इसका मतलब हमने लास्ट ईयर से लेके करंट ईयर के दौरान, यानी कि करंट ईयर में हमने जो है वो 30 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करी होगी। मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि जब हम इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू करते हैं तो उससे हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोजिशन में फर्क आएगा। तो इसीलिए हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रोसीड्स का मतलब होता है कलेक्शन। प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने इश्यू करी और 30 लाख रुपए उसके थ्रू हमारे पास आए होंगे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। एक तो हम ये यहां पर लिखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लास्ट ईयर 15 लाख के थे और करंट ईयर में वो 27 लाख के हैं, तो इसका मतलब लास्ट ईयर से लेके करंट ईयर के बीच में हमने 12 लाख रुपए की प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदी। तो जाहिर है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम सेल, परचेज और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं, करेक्ट। तो मैंने यहां पर लिखा परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने लिखा डेट इज इक्वल टू 12 लाख। अब जब मैं 12 लाख यहां लिखूंगा 12 लाख, करेक्ट, नेगेटिव आइटम के रूप में लिखेंगे क्योंकि कैश बाहर जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में मुझे जो मेन चीज आपको बतानी है दरअसल वो ये बतानी है, डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड एंड पेड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% एट द रेट ऑफ 10% ड्यूरिंग द ईयर। पहले तो मुझे ये बताओ कि डायरेक्टर ने कितना डिविडेंड फाइनल डिविडेंड, तो डायरेक्टर्स ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर और पे करा है। क्वेश्चन में लिखा है कि डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर और पे करा है। तो डिविडेंड जब मैं कंप्यूट करूंगा तो 50 लाख पे जो ओपनिंग कैपिटल है उस पे डिविडेंड कंप्यूट करूंगा। तो ओपनिंग कैपिटल 50 लाख की है, तो 50 लाख का 10% मैंने कंप्यूट कर लिया। इससे मुझे ये पता लग गया कि हमारी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा 5 लाख का और 5 लाख का डिविडेंड हमने पे भी कर दिया। ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड है। देखो वर्ड पेड पे खास तौर से आपने गौर करना है, बिकॉज इस क्वेश्चन में लिखा है डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। अब तुम्हें मालूम है कि जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो पहले तो हमारी एंट्री होती है
सरप्लस अकाउंट। वैसे सरप्लस का क्या मतलब है? सरप्लस का मतलब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आपको याद है ना, आपने इससे पहले हमने चैप्टर कर दिया है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में लिखते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंदर जो हम पैसा ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में, प्रपोज डिविडेंड में, वो चीजें लिखते हैं। तो यानी कि जब कोई कंपनी डिविडेंड के लिए पैसा निकालती है, तो पहले तो जिसको तुम इससे पहले के लेवल पे बोलते थे अमाउंट प्रपोज्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, जिसको हम कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। इसका मतलब हमने डिविडेंड जब डिक्लेयर करा, क्योंकि डिविडेंड जब भी कोई कंपनी पे करेगी तो पहले प्रॉफिट से पैसा अप्रोप्रिएट करेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस या सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, पहले तो हम ये एंट्री करेंगे नंबर 1। उसके बाद हमने डिविडेंड पे करा है, तो फिर हमारी एंट्री हुई होगी प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से हमने एंट्री करी होगी। इज इट क्लियर टू यू? प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये 2 एंट्री हमने जरूर करी होंगी। अब ध्यान ये रखना है कि जब कंपनी ने डिविडेंड के लिए पैसा प्रपोज करा, प्रपोज डिविडेंड, करेक्ट, जब हम डिविडेंड के लिए पैसा निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट बिना मतलब के कम हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम डिविडेंड के लिए पैसा निकाल रहे हैं ये भी नॉन बिजनेस फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर माना जाता है, क्योंकि मैं ये डिविडेंड अल्टीमेटली पे करूंगा तो इससे मेरी कोई बिजनेस एक्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही कारण है कि जब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कंप्यूट करेंगे, जिसमें जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड को। तो प्रपोज डिविडेंड मैं इसमें ऐड कर दूंगा, और प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट आपका कितना आएगा, 50 लाख का 10% दैट इज इक्वल टू 5 लाख। तो जो अमाउंट तुमने प्रपोज करा है, करेक्ट, जो अमाउंट तुमने प्रपोज करा उसको तो तुम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखोगे, और जो तुमने डिविडेंड पे करा है, जो तुमने डिविडेंड पे करा है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिखते हैं। डिविडेंड पेड, डिविडेंड जो हमने पे करा है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिखते हैं। ये ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? जो डिविडेंड पेड होता है, जो कि 5 लाख का इस केस में हमने पे करा हुआ है, तो 5 लाख का डिविडेंड जो है वो मैं यहां पर लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? आपके सॉल्यूशन में ये 50,000 लिखा है, इसकी जगह 5 लाख कर लेना। वैसे तो मेरे ख्याल से आपकी बुक्स में 5 लाख ही लिखा होगा, करेक्ट, और यहां पर भी 50,000 लिखा है, तो ये 5 लाख कर लेना। एनीवे, तो इस तरीके से इसमें बनाया जाएगा। तो डिविडेंड का ट्रीटमेंट अभी मैंने फिलहाल कोई नई बात नहीं बताई, क्योंकि आप बोलोगे सर इससे पहले के लेवल पे भी हम यही ट्रीटमेंट करते थे। बिल्कुल, क्योंकि आपकी बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। अब जरा देखें 1.4 को। 1.4 में क्या कहता है? 1.4 में कहता है हाउ शैल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। अब की बार भी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दी हुई है और करंट ईयर की दी हुई है। अब आपको मालूम है कि जो शेयर कैपिटल है 1 लाख से 1,50,000 है, तो इसका मतलब जब मैं अपनी कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाऊंगा तो कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम लिख देंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल जो है वो 50,000 रुपये आपकी आ जाएगी। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल वो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख लेना। वैसे मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, कई बार नहीं तो प्रॉब्लम होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब तुम बनाओगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जब तुम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बिकॉज आपकी शेयर कैपिटल जो है वो लास्ट ईयर 1 लाख थी, 1,50,000 है, तो जाहिर है कि आप लिखोगे, जैसे तुम लोग लिखते हो इश्यू ऑफ शेयर्स, तो वो तुम लिख सकते हो, इश्यू लिख लो, या प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को इश्यू करने से आपको कुछ कैश मिला 50,000 रुपए का। एक तो आपने ये लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है, देखो यहां पर मैंने ये बोल्ड में लिखा हुआ है, एंटिटी डिक्लेयर्ड एंड पेड ए फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10%। एंटिटी ने डिविडेंड एक बार फिर से डिक्लेयर करा है और पे करा है। क्या लिखा है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करा था उसमें भी डिक्लेयर्ड एंड पेड लिखा है,
और वो कह रहा है कि डिविडेंड जो हमने डिक्लेयर करा एट द रेट ऑफ 10% करा है, तो डिविडेंड जब भी कंप्यूट करा जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे कंप्यूट करा जाएगा, यानी कि 10% इसका हम लेंगे, इसका 10% हम लेंगे तो डेट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, क्योंकि 10% के हिसाब से हमने डिविडेंड पे कराया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? अच्छा जी। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 20,000। तुमने इंटरिम डिविडेंड पे करा है 20,000 रुपीज का, क्वेश्चन में तुम्हें ये भी दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान क्या रखना है इस क्वेश्चन में आपने ध्यान क्या रखना है, पहले तो जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर और पे करा है, जो डिविडेंड हमने डिक्लेयर और पे करा है, देखो 1 लाख का 10% आप कंप्यूट करोगे तो वो 10,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अपने सॉल्यूशन में अगर इन केस, वैसे तुम्हारे सॉल्यूशन में मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि जनरली जो मिस्टेक्स हमारी नोटिस में आ जाती हैं हम उसको रेक्टिफाई कर चुके होते हैं, तो आपके पास रेक्टिफाइड नोट्स ही होंगे। नहीं होंगे बाई चांस तो आप फिगर ठीक कर लेना। पहले तो 10,000 रुपीज का डिविडेंड हमने पे करा है, ये हमें पता लग गया, डिक्लेयर भी करा है, पे भी करा है। जनरली फाइनल डिविडेंड कोई कंपनी जब पे करती है, फाइनल डिविडेंड का मतलब है कि अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद जो डिविडेंड पे करा जाता है। पहले तो फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि सारा अकाउंटिंग ईयर हो गया, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड हम डिक्लेयर करेंगे और पे करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इंटरिम डिविडेंड, पहले तो फाइनल डिविडेंड की बात चल रही है, तो फाइनल अनलेस एंड अनटिल डिविडेंड के आगे कुछ लिखा ना हो तो उसको हमेशा फाइनल डिविडेंड ही आपने मानना है। फाइनल डिविडेंड सब लोगों को मालूम है कि जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, यानी कि जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है उसके 1-2 महीने के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो उसमें डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि हम कितना डिविडेंड जो है पे करेंगे। तो फाइनल डिविडेंड के अंदर आपको मालूम है कि हम 2 एंट्री करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। एक तो हम पहले प्रॉफिट से पैसा निकालते हैं, उसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जिसको तुम सरप्लस भी लिख सकते हो, टू प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। एक तो हम ये एंट्री करते हैं और उसके बाद दूसरी एंट्री हम करते हैं प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये 2 एंट्री बेसिकली हम करते हैं। अभी अभी मैंने ये भी बताया था कि जो फाइनल डिविडेंड आपने प्रपोज करा उसको तो जब तुम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करोगे, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें कि हम नेट प्रॉफिट में कुछ चीज़ें प्लस माइनस वगैरह करते हैं, तो जो डिविडेंड मैंने प्रपोज करा फाइनल डिविडेंड का, वो अमाउंट जो मैंने प्रपोज करा था वो तो मैं ऐड करूँगा 10,000। इज इट क्लियर टू यू? और उसके अलावा ये अमाउंट फिर मैंने जो पे करा है उसको मैं अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखूंगा डिविडेंड पेड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैं लिखूंगा डिविडेंड पेड 10,000 रुपीज। इज इट क्लियर टू यू? 10,000 का डिविडेंड आपने पे भी कर दिया। एक तो ये इंफॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इंटरिम डिविडेंड पेड। अब इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड भी फाइनल डिविडेंड की तरह होता है, बस फर्क क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड के बारे में मैं तुम्हें यहां बता देता हूं। इंटरिम डिविडेंड, अब जहां तक इंटरिम डिविडेंड का सवाल है, बहुत से लोगों से इंटरिम डिविडेंड पूछा जाता है तो वो कैसे बोलते हैं कि जो ईयर के बीच में पे हुआ है, क्योंकि इंटरिम का बेसिकली मतलब इंटरवल से है, बीच से ही है। वो गलत नहीं बोलते हैं, कई बार बच्चों को ऐसे पढ़ा दिया जाता है। वैसे इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन में डिविडेंड का पे करना। अभी मैंने कहा कि जनरली कोई कंपनी डिविडेंड जो पे करती है वो फाइनल डिविडेंड पे करती है। पूरे अकाउंट्स जब बन जाते हैं, कंपनी को पता होता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि हम कितना डिविडेंड पे करेंगे। लेकिन इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कोई कंपनी प्रॉफिट्स की आशाओं में या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या बोलते हैं पे करती है, यानी कि कंपनी को लगता है कि हम इतना प्रॉफिट तो कमा ही लेंगे तो ये वाला डिविडेंड पे करते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में फर्क क्या होता है? फाइनल डिविडेंड में पहले प्रॉफिट से पैसा निकाला जाता है और उसके बाद पेमेंट की एंट्री होती है। बात समझ में आ रही है? जबकि इंटरिम डिविडेंड में पहले डिविडेंड का अमाउंट पे करा जाता है। इंटरिम डिविडेंड, जब मैंने इंटरिम डिविडेंड पे करा होगा तो उस दिन मैं एंट्री लिख दूंगा इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि जिस दिन हमने प्रॉफिट से पैसा निकाला उस दिन तो हम एंट्री लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड टू बैंक अकाउंट, नंबर 1। और उसके बाद फिर हम ईयर के एंड में
इतना ही अमाउंट प्रॉफिट से निकाल देते हैं इंटरिम डिविडेंड के लिए, क्योंकि कोई भी डिविडेंड बिना प्रॉफिट से अमाउंट अप्रोप्रिएट करे बगैर पे नहीं करा जा सकता। इसका मतलब है कि इंटरिम डिविडेंड जो हमने पे करा है उसके लिए भी मैंने प्रॉफिट से पैसा निकाला और उसकी भी मैंने पेमेंट करी, तो उसका भी ट्रीटमेंट इसी तरीके से हो जाएगा फाइनल डिविडेंड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने प्रॉफिट से पैसा निकाला लेकिन इंटरिम डिविडेंड प्रपोज्ड कभी नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं प्रपोज्ड? क्योंकि इंटरिम डिविडेंड प्रपोज तो कभी होता ही नहीं है, वो पहले पे होता है। बात समझ में आया? वो पहले पे होता है और फिर प्रॉफिट से पैसा निकाला जाता है। तो इसलिए इंटरिम डिविडेंड जो तुमने प्रॉफिट से पैसा निकाला वो तुम यहीं पर लिखोगे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड प्रपोज्ड कभी नहीं लिखना चाहिए। इज ए क्लियर टू यू? 20,000 का इंटरिम डिविडेंड तुमने प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट करा तो तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया, यहां पर ऐड करेंगे। और जो इंटरिम डिविडेंड तुमने पे करा है उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिखते हैं, इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000 रुपीज, वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो फाइनल डिविडेंड का अमाउंट 10,000 है। उसके बाद अब ये पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो डिविडेंड के रूल में थोड़ा चेंज आ गया है वो इसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाउ शैल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। एक बार फिर से तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन कुछ लम्हा पहले भी हमने करा था, करेक्ट? तो इस क्वेश्चन में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में बनाऊंगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो कैश जनरेटेड या कैश फ्लो कुछ भी लिख सकते हो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी पहले इन्वेस्टिंग लिखनी चाहिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसके बाद फाइनेंसिंग लिखनी चाहिए। फिर मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहां पर ध्यान दे, वो क्या कह रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 50 से 80 लाख है, तो इसका मतलब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखूंगा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को इश्यू कर करके हमारे पास कैश कलेक्ट हुआ होगा डेफिनेटली 30 लाख का, क्योंकि 50 लाख से 80 लाख फिगर बैलेंस शीट में नजर आ रही है। उसके बाद कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 15 लाख और 27 लाख का है। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लास्ट ईयर 15 का है, अब 27 लाख का है, और नीचे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जाहिर है कि आपने इस साल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर करी होगी। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज इक्वल टू 12 lakhs। तो कैश आपका बाहर चला गया, आउटफ्लो हो गया, करेक्ट? अब मेन चीज देखो यहां पर, अब की बार क्या लिखा है, इससे पहले हमने डिविडेंड के जो दोनों केस करे थे उसमें क्या लिखा था, डिक्लेयर्ड एंड पेड। अब की बार क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड ए फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% ड्यूरिंग द ईयर। डायरेक्टर ने सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर करा है, तो अगर डिविडेंड सिर्फ डिक्लेयर करा गया होगा तो तब कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। समझ में आया? इस केस में डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट। वैसे मैंने लिखा ही हुआ है, देखो यहां पर तुम्हारे लिए मैंने लिख ही दिया है, तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट पहले तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब की बार डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड नहीं लिखा है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बाद में पढ़ेंगे AS4 के मुताबिक और कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक भी अब जो है डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज नॉट कंसिडर्ड एज ए लायबिलिटी, तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? जब इसका मतलब जब तक डिविडेंड पे नहीं होगा तब तक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, और अगर डिविडेंड पे होगा तो ट्रीटमेंट उसी तरीके से होगा जो मैंने बताया। जो अमाउंट हमने प्रपोज करा वो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, जो पे करा वो फाइनेंसिंग में लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा रहता है डायरेक्टर्स हैव डिक्लेयर्ड, तो आप सिंपली उसको इग्नोर कर देंगे और नीचे उसमें इतना लिख देंगे, नो ट्रीटमेंट हैज बीन डन फॉर डिविडेंड as per Companies Act 2013, proposed dividend should not be treated as current liability. Is it clear to you? या ये वाला नोट लिख देना जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। Since dividend has been declared and under AS4 it is not liability, so shall not be recorded in the financial.
इज इट क्लियर टू यू? तो इसमें इतना ही सॉल्यूशन होगा 1.7 में। तो ये पॉइंट मुझे आपको बताना था। अब कुछ पॉइंट यहाँ पर फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हैं जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपने कई बार करे। वो कह रहा है हाउ शेल यू डील विद द फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। अब कह रहा है बैलेंस शीट में लास्ट ईयर फिक्स्ड एसेट 5 लाख के हैं, करंट ईयर में 8 लाख के हैं, और नीचे उसने बताया कि ड्यूरिंग द ईयर ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट कॉस्टिंग 2 लाख, accumulated depreciation provided 1 lakh was sold for ₹80,000। एक तो उसने फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशन क्या दी कि जो फिक्स्ड एसेट हैं उसमें से कुछ पार्ट फिक्स्ड एसेट का हमने, जिसकी की कॉस्ट प्राइस 2 लाख की थी और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख का था, उसको 80,000 में बेचा। और फिर कह रहा है वाइल अनदर पार्ट कॉस्टिंग 50,000 और उसमें भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 30,000 था, वॉज स्क्रैप्ड। कह रहा है उसको हमने स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप करने का मतलब है हमने फेंक दिया, यानी कि उससे कोई वैल्यू हमें नहीं मिली। अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूंगा दैट इज 1.7 का, तो 1.7 में 1.7, अब 1.7 के अंदर मुझे आपको पहले तो एक चीज ये समझानी है कि जब भी फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट की जगह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हो सकता है 5 लाख या 8 लाख, तो जब भी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स्ड एसेट नीचे या फिक्स्ड एसेट लिखा होगा और उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी होगी तो जाहिर है कि आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, पहले तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाया, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट जिसको कि आजकल हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं। तो एक तो मुझे फिक्स्ड एसेट अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट मैंने बनाया नंबर 1। अब फिक्स्ड एसेट अकाउंट को बनाने के लिए जाहिर है कि सबसे पहले ये जो ओपनिंग बैलेंस है, जाहिर है कि मैं ये एसेट है और एसेट का ओपनिंग करंट ईयर के लिए ये ओपनिंग बैलेंस है, जो लास्ट ईयर का बैलेंस है वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा डेट इज इक्वल टू 5 लाख। ये मैंने 5 लाख की फिगर लिख दी। याद रखें अकाउंट्स में बैलेंस शीट स्टेटमेंट होती है और स्टेटमेंट के आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होती है। अब जैसे तुमने ओपनिंग बैलेंस यहां लिख दिया, अब इसकी और कोई पोस्टिंग नहीं होगी। इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस भी तुमने लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन। अब क्लोजिंग बैलेंस कैरीड डाउन आपने लिखा डेट इज इक्वल टू 8 लाख, तो 8 लाख का अमाउंट आपने यहां पर लिख दी। करेक्ट। अमाउंट को लिखने के बाद अब तरीका कैसे है सॉल्व करने का, तरीका कैसे है सॉल्व करने का देखें। यहां पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि कॉस्ट प्राइस, हमें मालूम है कि कॉस्ट प्राइस में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू आ जाती है, ये तो हमें मालूम है। तो आपको समझना क्या है, जस्ट वेट, एक सेकंड, बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ना मुझे कई चीजें करनी पड़ती हैं, आपको क्या पता। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या लिखा था कि जो हमारा ये फिक्स्ड एसेट है उसका कोई पार्ट है, उसका कोई हिस्सा है जिसकी की कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपए की है और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख का है और उसको हमने 80,000 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब मैं कॉस्ट के आगे कितना लिखूंगा, 2 लाख। जो आइटम मैंने बेचा उसकी कॉस्ट प्राइस तो 1 लाख की थी और कह रहा है अभी तक उस पर डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए का लग चुका है। तो 2 लाख में से मैं 1 लाख माइनस कर दूं तो मुझे ये पता लग गया कि ये जो आइटम है इसकी जो बुक वैल्यू है वो 1 लाख की थी, बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू इसकी 1 लाख की थी। अब वो कह रहा है कि हमने इस पार्ट को बेचा कितने में, 80,000 रुपीज में बेचा है। अब 80,000 में बेचा है तो लेस सोल्ड फॉर, बेचा कितने में आपने, 80,000 में बेचा। अब 80,000 में आपने बेचा तो इसका मतलब आप मुझे बताओ लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया। सर ये तो लॉस हो गया क्योंकि 1 लाख की चीज को हमने 80,000 में बेचा, तो इसका मतलब ये लॉस हो गया। इस पार्ट को तुमने बेचा तो तुम्हें लॉस हो गया 20,000 का। अब क्वेश्चन में एक और चीज दी थी, कह रहे एक और पार्ट है, उसकी कॉस्ट प्राइस 50,000 है, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 का है, उसको हमने स्क्रैप कर दिया। स्क्रैप का मतलब है उसको हमने फेंक दिया और उससे हमें 0 वैल्यू मिली, इसका यही मतलब है।
तो दूसरा जो आइटम है वो कह रहा है कि उसकी कॉस्ट प्राइस 50,000 रुपये की, जो दूसरा आइटम है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है 50,000 की है, और कह रहा है कि उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 का है। तो इसका मतलब उसकी रिटन डाउन वैल्यू 20,000 की है, और इट वॉज स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड का मतलब है कि उसकी एक तरीके से हमने उसको जब बेचा तो हमें जीरो वैल्यू मिली, क्योंकि हमने वो आइटम फेंक ही दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश कर दिया, यानी कि उससे हमें कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब 20,000 का आइटम था, उससे हमें कुछ नहीं मिला, तो 20,000 का और लॉस हो गया। इसका मतलब कुल मिलाकर के जब हमने फिक्स्ड एसेट के ये दो हिस्से बेचे, तो तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए कि जब मैंने इन दोनों हिस्सों को बेचा तो इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,50,000 की है। करेक्ट। कुल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,00,000 प्लस 30,000 कितना हो जाएगा, 1,30,000 का हो जाएगा। 2,50,000 में से 1,30,000 माइनस करो या 1,00,000 और 20 को ऐड कर दो, तो 1,20,000 इसका मतलब रिटन डाउन वैल्यू आ गई। और टोटल सेल प्राइस 80 प्लस 0 80,000 आ गई। और टोटल लॉस कितना हो गया, 40,000 रुपये का टोटल लॉस हो गया है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? सर समझ में आया। अब ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा वेट करें और ध्यान से समझें। अब ये जो आइटम है, जाहिर है कि मुझे इसको पोस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ मैंने जो ये आइटम लिखा है उसमें कॉस्ट प्राइस भी लिखी है, जैसा कि आप देख रहे हो, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिखा है, बुक वैल्यू भी लिखा है, सेल वैल्यू भी है और लॉस भी है। अब तुम्हें बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है। जाहिर है कि एक तो लॉस का अमाउंट तुमने लिखना है, कितने में बेचा ये भी तुमने लिखना है, और तुमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिखना है। इज इट क्लियर टू यू? ये तीन चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, एक तो लॉस, और दूसरा जो अमाउंट तुमने बेचा, और तीसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने यहां पर पहले तो लिखूंगा बाई बैंक, कितने में हमने बेचा है, पहले तो हम ये लिखेंगे। अब हमने बेचा, जैसा कि आप देख रहे हो, कुल मिला करके जो अमाउंट हमें मिला वो 80,000 का मिला, तो मैं 80,000 का अमाउंट पहले तो यहाँ पर लिख दूंगा, 80,000। फिर मैंने बताया था एक तो सेल का अमाउंट हम लिखेंगे, तो सेल का अमाउंट मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, एक तो सेल का अमाउंट मैंने लिख दिया। और उसके अलावा फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, ध्यान रखना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में टोटल अमाउंट 1,30,000 का है, तो 1,30,000 मैंने यहाँ पर लिखा। और जो लॉस हो गया, चलो मैंने लॉस ही लिख दिया, वैसे तुम P&L भी लिख सकते हो, तो लॉस हमें टोटल 40,000 का हो गया। अब आपने नोट क्या करना है, जब आपने ये तीन चीज़ें यहाँ पर लिखी, 80 प्लस 130 प्लस लॉस 40, तो ये टोटल जो इन तीनों का आ गया वो कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो ये तीन चीज़ें मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब समझ में आ गई। जब तुमने नीचे की आइटम की पोस्टिंग कर ली तो उसके बाद तुम इस अकाउंट को टैली करोगे। अब जब मैं इसको टैली करूँगा तो टोटल मैंने बताई दिया, इन तीनों आइटम का टोटल 250 है प्लस 8 लाख, 10,50,000, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 5,50,000। अब ये 5,50,000 जो बैलेंसिंग फिगर आ गई, किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट को हम बनाएंगे तो 99.99% जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी या तो सेल निकलेगी या परचेस निकलेगी। अब फिगर डेबिट में आ रही है तो इसका मतलब ये परचेस मानी जाएगी। मैं इसको क्या लिखूंगा, परचेजेस। वैसे हम टू कैश भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस साल हमने 5,50,000 के फिक्स्ड एसेट परचेस करे। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है कि अकाउंट जब तुम बना लेते हो तो कई बार मैंने देखा अकाउंट बनाने के बाद बच्चे जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो उसकी पोस्टिंग्स में करते हैं। अब अकाउंट जब हमने बनाया तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अब ओपनिंग बैलेंस की और क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि इनकी एंट्री बैलेंस शीट में ऑलरेडी हो चुकी है या बैलेंस शीट में ये गिवन थे, हमने इनको यहाँ पर लिख दिया। बैलेंस शीट के आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होती है। अब जो तुमने बेचा, सबको मालूम है कि जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचेंगे तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। तो अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो यहाँ तुमने लिखा हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। 80,000 रुपए के फिक्स्ड एसेट तुमने बेच दिए, उसको तुमने अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लिख दिया।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट का अमाउंट आ गया, इसका मतलब इसकी पोस्टिंग हमने कर दी। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब मेरी एडवाइस आपको क्या है, हालांकि जरूरी नहीं है लेकिन ये मेरी एडवाइस है और मैं चाहूंगा कि आप इस एडवाइस को फॉलो करें। अब बिकॉज यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो आप क्या करना, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लिया करना। हालांकि ये जरूरी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और जब एक बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही बनाना बंद कर देंगे। लेकिन अभी इनिशियल कॉन्सेप्ट है, पहले आप थोड़ा ध्यान से देखें। थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस में पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ता है। बहुत बच्चों को लगता है शॉर्टकट तरीका अपनाएं, फटाफट करें, ऐसे काम नहीं चलता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने बनाया। अब मैंने जब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया तो आपकी समझ में क्या आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो गिवन ही नहीं है ना। बैलेंस शीट में तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। क्या बैलेंस शीट में गिवन था? जो बैलेंस शीट हमें गिवन है उसके अंदर तो सिर्फ फिक्स्ड एसेट ही गिवन है। इसका मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन नहीं है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कुछ है नहीं, बैलेंस कैरीड डाउन भी कोई गिवन नहीं है। अब ये जो आइटम मैंने यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखें, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने लिखा है इसकी क्रॉस पोस्टिंग मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं लिखूंगा टू फिक्स्ड एसेट 1,30,000। तो मैं तुम्हें यह बता रहा था, जो तुमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं नहीं लिखना। उसके अलावा जो बैंक है, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़ के हर आइटम कहीं ना कहीं आना चाहिए। अब जैसे बैंक है वो तुमने इन्वेस्टिंग में लिख दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग तुमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कर दी। अब जो लॉस है, कल मैंने बताया था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है, करेक्ट, ये भी एक तरीके से नॉन ट्रेडिंग लॉस है। तो इसको हम फिर ऐड करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जब तुम अपनी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्यूट करोगे तो ये जो लॉस है 40,000 रुपीज का, उसको तुमने यहां पर लिख देना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 40,000। इज इट क्लियर टू यू? तो इस आइटम के अंदर बैंक की पोस्टिंग हो गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में लिख दिया, लॉस को तुमने लिख दिया। अब ये जो आइटम तुम्हारा आया था परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जाहिर है कि हमने परचेज करा है तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखूंगा, फाइनेंसिंग मैंने बोल दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मैं लिखूंगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट और नेगेटिव आइटम के रूप में मैं लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने बनाया है तो इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। अब मैं जब इसको क्लोज करूंगा, जनरली मैं किसी भी लायबिलिटी साइड के आइटम को अगर अकाउंट बनाऊंगा, लायबिलिटी साइड के आइटम का अकाउंट बनाऊंगा, कुछ लम्हा पहले मैंने अभी कहा भी था, जनरली उससे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी क्रेडिट साइड में, वो क्या बताती है कि हमने प्रॉफिट से इतना पैसा निकाला, यानी कि वो क्या बताता है, प्रोविजन मेड। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,30,000 की, वो क्या बता रही है? वो ये बता रही है कि हमने प्रॉफिट से इस साल डेप्रिसिएशन के लिए टोटल इतना पैसा निकाला। इज इट क्लियर टू यू? अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो है नहीं। अब जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की पोस्टिंग तो होगी नहीं, और इसकी पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि इसकी पोस्टिंग कहाँ हो चुकी है, हमने यहाँ पर लिख दिया है फिक्स्ड एसेट अकाउंट में। अब बच गया ये 1,30,000, तो ये 1,30,000 में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर लिख दूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ और चीजें भी अभी देखें, जितनी भी वेरिएशंस पॉसिबल हो सकती है तो हमारी कोशिश है कि हम उनको कवर अप करें। कहता है हाउ शेल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड। तो मैं आपकी मर्तबा प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, लास्ट ईयर 5 लाख, करंट ईयर में 8 लाख, और नीचे कह रहा है कि हमने 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा प्लांट एंड मशीनरी पे। और उसके बाद कहता है ए पीस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मशीनरी का एक टुकड़ा हमने बेचा 8,000 में ड्यूरिंग द ईयर में। कह रहा है उसकी कॉस्ट 12,000 की थी और उस पर डेप्रिसिएशन 7,000 रुपये का था। ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में भी तुम क्या करोगे, पहले तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तुमने इसमें बनाना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट तुमने बनाया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब हम बनाएंगे तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ये मैंने पहले तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में जाहिर है कि ओपनिंग बैलेंस जो करंट ईयर का बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा कितना हो जाएगा, 5 लाख का हो जाएगा।
तो 5 लाख रुपए का बैलेंस तो मैं पहले ब्रॉट डाउन करूंगा। उसके बाद जो बैलेंस कैरी डाउन है 8 लाख, मैं उसको लिखूंगा। अब नीचे उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी, कहता है हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है प्लांट एंड मशीनरी पे 50,000 का, नंबर 1। एक तो उसने ये इंफॉर्मेशन दी। फिर कह रहा है कि एक पीस ऑफ मशीनरी है और वो हमने बेची तो 8,000 में, लेकिन उसकी कॉस्ट जो थी 12,000 की थी और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,000 का था। अगर तुम्हें किसी तरीके का डाउट होता है तो आराम से तुम पहले कहीं रफ में लिख लिया करो। फॉर एग्जाम्पल पहले कॉस्ट लिख लेना, जो मशीनरी तुमने बेची उसकी जो कॉस्ट थी वो 12,000 रुपये की थी, तो पहले तुम 12,000 रुपीज़ कहीं रफ में लिख लो और फिर उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 7,000 रुपये का है, तो 7,000 रुपये तुमने माइनस कर दिया। इज इट क्लियर टू यू? 7,000 रुपये तुमने माइनस कर दिया। अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हमें यह पता लग गया कि इसकी जो रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू थी वो 5,000 की थी। रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू क्योंकि बुक्स में जो वैल्यू लिखी जाती है वो रिटन डाउन वैल्यू लिखी जाती है, 5,000 की थी। उसको तुमने बेचा कितने में, सोल्ड फॉर, तुमने उसको बेचा है 8,000 में। तो अगर 8,000 में तुमने बेचा 5,000 की चीज को, तो अब की बार लॉस हुआ या प्रॉफिट हो गया? सर अब की बार तो प्रॉफिट हो गया। तो ये अब की बार तुम्हें प्रॉफिट हो गया। पहले तो तुम इसकी पोस्टिंग करोगे। अभी अभी मैंने बताया था कि जब हम पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग में क्या क्या चीजें लेंगे, लॉस या प्रॉफिट, सेल का अमाउंट और उसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो यहां पर मैं लिखूंगा पहले तो बाई बैंक। बाई बैंक मैंने लिखा। इज इट क्लियर टू यू? अब बाई बैंक मैंने लिखा तो बाई बैंक कितना अमाउंट मिला है मुझे, 8,000। तो सेल करके मुझे 8,000 रुपये मिला। बैंक का मतलब है सेल ऑफ एसेट। उसके अलावा फिर मैंने कहा था कि हम यहां पर लिखते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं लिखूंगा 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,000। उसके अलावा फिर जो ये प्रॉफिट हो गया, अभी पिछले क्वेश्चन में लॉस था तो हमने क्रेडिट पे लिखा। जाहिर है किसी फिक्स्ड एसेट को लॉस होगा तो उसको क्रेडिट करते हैं, किसी फिक्स्ड एसेट को फायदा होता है तो हम डेबिट करते हैं। तो मैंने वैसे यहां पर प्रॉफिट ही लिख दिया, कोई बात नहीं। वैसे तुम चाहो तो P&L भी लिख सकते हो लॉस या प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट ऑन सेल, और प्रॉफिट ऑन सेल जो है वो 3,000 रुपीज का है, तो 3,000 की फिगर मैंने यहां पर लिख दी। ये तो वो इंफॉर्मेशन हमने सबमिट करी है जिसका कि ताल्लुक उस पर्टिकुलर पीस से था। देखो तुमने 8 और 7 15,000 यहां लिखे, 3,000 ऑपोजिट साइड में लिखे, तो 15 और 3 का डिफरेंस 12,000 पूरी कॉस्ट प्राइस के बराबर ट्रीटमेंट आना चाहिए। अब उसने क्वेश्चन में लिखा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000, यानी कि अब की बार तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करा गया है वो 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। 50,000 का डेप्रिसिएशन इस पूरे साल में हमने चार्ज करा है। डेप्रिसिएशन चार्ज जब कोई कंपनी करती है तो उसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब हमने फिक्स्ड एसेट की वैल्यू हकीकत में कम कर दी। तो डेप्रिसिएशन चार्ज जब हमने करा होगा तो हमारी एंट्री हुई होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट या टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जो भी है ये। तो 50,000 रुपये से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कायदे से क्रेडिट साइड पे कितना लिखना चाहिए? 50,000 लिखना चाहिए। लेकिन 50,000 से हमने इस साल डेप्रिसिएशन की वजह से प्लांट एंड मशीनरी को कम करा है, तो लॉजिकली मुझे 50,000 लिखने तो चाहिए। लेकिन उस 50,000 में से हम 7,000 की फिगर पहले ही लिख चुके। भाई जो 50,000 टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करा है उसमें से हमने 7,000 का अमाउंट पहले ही लिख दिया है। 7,000 का अमाउंट हमने पहले ही लिख दिया है। तो इसका मतलब अब मुझे कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा? 43,000 का अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख दूंगा बाई डेप्रिसिएशन चार्ज, बाई डेप्रिसिएशन चार्ज दैट इज इक्वल टू 43,000। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब मैं इसको टैली करूंगा। अब टैली करने के बाद मेरी पोस्टिंग्स क्या होंगी, पहले ध्यान से सुने।
जहां तक तुम्हारी पोस्टिंग का सवाल है, मैंने अब कई बार कह दिया है आपको कि अकाउंट की जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी। अब जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, मैंने बताया था ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है। इसको तुम अपनी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करोगे, जो मैंने यहां लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मैंने लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेट इज इक्वल टू 3000, ये तुम माइनस करोगे। नंबर 1। फिर तुमने जो बेचा है बैंक, जाहिर है कि जब तुमने बेचा तो उसको तुम कहाँ लिखोगे, अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर है। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट तुमने जो 8000 में बेचा उसको तुमने यहाँ पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी। उसके बाद अब ये जो दो आइटम है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, लॉजिकली मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना चाहिए लेकिन मैंने कहा जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएगा आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जस्ट एक बार और समझाने के लिए मैंने बना दिया, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है और आगे से तुम भी मत बनाना, लेकिन जस्ट मुझे कुछ समझाना भी होता है। तो मैंने अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पर आपको समझाने के एंगल से बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो क्या मेरे पास कोई पहले से बैलेंस है? नहीं है। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं है। अब ये जो दो आइटम है 7000 और 43000, इसकी पोस्टिंग मैंने यहां पर कर दी। अब जब मैं इन दोनों आइटम की पोस्टिंग यहां पर करूंगा तो मैंने यहां पर क्या लिखूंगा? प्लांट एंड मशीनरी। तो यहां मैं प्लांट एंड मशीनरी लिखूंगा 7000 प्लस 43, 50,000 रुपए। अब मैं इस अकाउंट को टैली करूंगा। अब टैली करूंगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या बताएगी? बैलेंसिंग फिगर ये बताएगी कि मैंने इस साल प्रॉफिट से कितना पैसा डेप्रिसिएशन के लिए निकाला, यही तो बताएगी, कुछ और तो नहीं बताएगी। तो इसका मतलब ये 50,000 रुपए मुझे कहां लिखने पड़ेंगे? अल्टीमेटली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर मुझे इसको लिखना पड़ेगा। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर देखो यहां मैंने लिख दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपके समझ में मेन पॉइंट ये आना चाहिए कि मुझे इस अकाउंट को बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में नहीं दिया है। यानी कि जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में ना दिया हो तो जो भी तुमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड यहां आइटम लिखे हैं उसको डायरेक्टली तुम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना। समझ में आया? क्योंकि मैं अकाउंट भी बनाऊंगा तो तब भी मुझे यही पता लगेगा कि प्रॉफिट से हमने इतना पैसा निकाला। इसका मतलब अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन नहीं है तो मैं कोई अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बनाने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? मान लेते हैं कि अब अकाउंट तो मैंने बना दिया, लेकिन मान लो मैंने नहीं बनाया तो मैं डायरेक्टली 7 और 43,000 यहां पर लिख दूंगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लोजिंग बैलेंस तो लिखते नहीं, अभी तक मैंने इसको बैलेंस नहीं करा है तो मुझे इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा अकाउंट को। जब मैं अकाउंट को बैलेंस करूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3,55,000। अब ये 3,55,000 यानी कि 3,55,000, ये जो फिगर तुम्हारे पास आ जाएगी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको हम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बोलेंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे। तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कहां लिखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आप लिख दोगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी डेट इज इक्वल टू 3,55,000, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इज इट क्लियर टू यू? ये तुम यहां पर लिख दोगे। कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं होनी चाहिए, हालांकि जो चीजें मैंने करी हैं यहां पर भी मैंने सॉल्व करके दी हुई है। अच्छा जी, अभी और चीजें देखो। अभी हमने फिक्स्ड एसेट, क्योंकि मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से देखा है बच्चों को सारी वेरिएशन जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है वो नहीं आती हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब 1.9 में तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें अब की बार देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक तो प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है 5 लाख 8 लाख, उसके अलावा लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की नेट वैल्यू 4 लाख और 4 लाख, 4 लाख और 6 लाख होनी चाहिए, करेक्ट? 5 लाख माइनस 1 लाख एंड 8 लाख माइनस 2 लाख मस्ट बी इक्वल टू 6 लाख। तो ये चीजें तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई हैं। आगे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द ईयर, फिर उसने नीचे इंफॉर्मेशन दी कि इस साल हमने कोई इक्विपमेंट बेचा 3 लाख का, इक्विपमेंट बेचा जिसकी कॉस्ट प्राइस 3 लाख की थी, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख का था और उसको हमने बेचा कितने में? 1,75,000 में बेचा।
सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कि बैलेंस शीट के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगा, तो इसका मतलब तुम्हें अब की बार मैंडेटरी है कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली एक तो मैं अकाउंट बनाऊंगा प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट, एक तो मैं ये बनाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे ये दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो एक तो मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाया, उसके बाद मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया। इज इट क्लियर टू यू? अब जब अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैं ग्रॉस फिगर पे बनाऊंगा, जाहिर है बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 5 लाख है। ये मैंने 5 लाख का अमाउंट यहां पर लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 8 लाख है, तो ये मैंने फिगर यहां पर लिख दी 8 लाख। उसके अलावा फिर तुम्हें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1 लाख और 2 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैसे लायबिलिटी साइड का आइटम है, लेकिन जनरली इसको, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर एसेट से, इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में ही दिखाया जाता है और एसेट्स की कॉस्ट में से लेस करके दिखाया जाता है। लेकिन टेक्निकली जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक तरीके का प्रोविजन है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लिखेंगे। पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 1 लाख रुपए है, ये 1 लाख की फिगर आपने यहां पर लिख दी। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख का, तो क्लोजिंग बैलेंस भी आप यहां पर लिखेंगे 2 लाख। पहले तो इन फिगर्स को अच्छी तरह से आपने लिख दिया। अब नीचे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसको करने की कोशिश करते हैं। मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी रहती है, हमेशा कहीं रफ में पहले नोट कर लो उसको कि भाई कॉस्ट कितनी है। तुम्हारी गलती कभी नहीं होगी। कॉस्ट है 3 लाख। अब उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है उसको भी देखो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 2 लाख का है। ये लिखा हुआ है 2 लाख, तो 2 लाख। तो जो तुमने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा बेचा, उसकी कॉस्ट इतनी थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना था। इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख रुपए की थी। रिटर्न डाउन वैल्यू 1 लाख रुपए की उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी। अब रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी थी, उसको तुमने बेचा कितने में? वो कहता है बेचा हमने 1,75,000 में। तो 1 लाख की चीज को 1,75,000 में आपने बेचा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो प्रॉफिट हो गया आपको 75,000 रुपीज का। ये प्रॉफिट भी आप लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो चीजें हम लिखते हैं, एक तो लॉस या प्रॉफिट, सेल अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी पोस्टिंग पहले तो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में लिखेंगे। जब मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखूंगा तो बाई बैंक सेल, इस बैंक का मतलब है सेल। कितने में बेचा हमने? 1,75,000 रुपए में हमने बेचा है। 1,75,000 ये अमाउंट आपने यहां पर लिखा। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था। बेचा तो इतने में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख का था, वो भी तुमने लिख दिया। उसके अलावा लॉस हुआ या प्रॉफिट, अब की बार प्रॉफिट हो गया तो डेबिट में लिखेंगे। टू P&L तुम लिख सकते हो, मैं जानबूझ के प्रॉफिट ऑन सेल पूरा लिख रहा हूं। तो प्रॉफिट ऑन सेल जो है 75,000 है। अब ये छोटी छोटी चीजें बार बार बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी देखो हमने 175 प्लस 2 लाख क्रेडिट में लिखा, यानी कि 375 क्रेडिट में लिखा है, डेबिट में 75 लिखा है। तो इनका डिफरेंस जो है वो 3 लाख के बराबर आ रहा है। और मैंने बताया था डिफरेंस या जो भी अमाउंट तुम यहां लिखोगे वो कॉस्ट के बराबर आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? ये आपने लिख लिया। अच्छा जी, जाहिर है कि फिर मैं इसको टैली भी करूंगा। अब जब मैं टैली करूंगा तो 10 लाख, 11,75,000 में से 5,75,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? 6 लाख की मेरे ख्याल से आ जाएगी। ये 6 लाख का जो अमाउंट आ गया, इसको हम बोलेंगे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो ये अकाउंट तो बन गया। अब तुमने इसकी पोस्टिंग करनी शुरू कर दी। ओपनिंग बैलेंस की पोस्टिंग नहीं होगी, करेक्ट। प्रॉफिट ऑन सेल है, तुम्हें मालूम है कि ये प्रॉफिट ऑन सेल कहां चला जाएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से तुम इसको माइनस कर दोगे।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से तुमने इसको माइनस कर देना है, करेक्ट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसको तुम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखोगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करके दिखाओगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जो 1,75,000 का अमाउंट है, 1,75,000 तुम कहाँ दिखाओगे, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखोगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप क्या लिखोगे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि कैश आ रहा है। अब ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसको कहाँ लिखोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग जो है वो यहां पर हो जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। समझ में आ गया, इसकी पोस्टिंग जो है यहां पर हो जाएगी 2 लाख। तो ऑब्वियसली तुम्हें यहां पर लिखना पड़ेगा टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट इज इक्वल टू 2 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस की पोस्टिंग कहीं नहीं होगी, ये मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है उसकी पोस्टिंग कहीं नहीं होगी। अब तुम्हें इस अकाउंट को देखने की जरूरत नहीं है, इसकी सारी पोस्टिंग हो गई है। अब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को टैली करूंगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट लायबिलिटी साइड का आइटम है और मैंने तुम्हें कई बार बता दिया कि जो लायबिलिटी साइड के आइटम होंगे, अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगी, पहले तो 99% बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में ही आएगी। और क्रेडिट में आने का मतलब होगा कि हमने प्रॉफिट से इतना पैसा निकाला या इतना प्रोविजन बनाया। तो 4 लाख में से 1 लाख में माइनस करूंगा तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन के लिए 3 लाख रुपए निकाले। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो ओपनिंग बैलेंस है इसकी पोस्टिंग नहीं होगी, इसकी भी पोस्टिंग नहीं होगी। और ये 2 लाख की पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, इस 2 लाख की पोस्टिंग यहां हो चुकी है और इसकी पोस्टिंग यहां हो चुकी है। इसका मतलब मुझे सिर्फ इस आइटम को अब फिक्स अप करना है। तो ये 3 लाख का जो आइटम है इसको मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दूंगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में या कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसको ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छी तरह से आ गई है। तो वैसे तो ये सब अकाउंट वगैरह मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ पर तुम देख ही सकते हो, ठीक है। और मैंने तुम्हें उनका ट्रीटमेंट भी अब बता दिया है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है 1.10, ये भी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को बिना देखे आप करने की कोशिश करें। देखो इस क्वेश्चन में एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ है। वैसे तुम्हारी बुक्स में शायद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही लिखा होगा, करेक्ट। तो 1,40,000 और 1,70,000 और अब की बार लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। पॉइंट ये है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन है, चाहे वो एसेट्स में से माइनस करके दिया हो या लायबिलिटी साइड में अलग से लिखा हो। और नीचे उसने लिखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 13,500। अब की बार आप ईमानदारी से नीचे बिना देखे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, बिना देखे। लेट्स सी कितने आप कर पाते हैं। लगता बड़ा सिंपल सा है, मैंने कहा ना छोटी छोटी चीजें मुझे पहले अच्छी तरह से आपको तैयार करना है कि कहीं भी आपका फ्लॉ ना रह जाए। एक बार जो आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है और खास तौर से जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं लेटर ऑन, तो वो आप बड़ी आसानी से फिर कर लेंगे, ठीक है। बाद की चीजें आसान हो जाएं तो शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी मिलते हैं फिर 5 मिनट के बाद।
वेलकम अगेन। तो बेटे ट्राई करा ये क्वेश्चन ईमानदारी से। तो ईमानदारी से बताना है। तो लेट्स हैव ए लुक। तो पहले तो इस क्वेश्चन में तुम्हें एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा, यानी कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके अलावा ऑब्वियसली तुम्हें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, करेक्ट। अब जब ये अकाउंट हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखेंगे? 1,40,000। ये 1,40,000 का अमाउंट मैंने लिख दिया। क्लोजिंग बैलेंस कितना लिखेंगे? 1,70,000। तो 1,70,000 का अमाउंट भी हमने लिखा। अब उसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने बताया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड का आइटम है बेसिकली। तो 40,500 और उसके अलावा डेप्रिसिएशन, अच्छा उसके अलावा 24,000 क्लोजिंग बैलेंस। अब मुझे ईमानदारी से ये बताना है आपने कि जो नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, ये जो आइटम लिखा है इसको मैं कहाँ लिखूँ? 99% बच्चों का आंसर होता है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्रेडिट साइड में लिख दो। अब की बार ध्यान ये रखना है तुम्हें नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब है कि इस साल हमने प्रॉफिट से डेप्रिसिएशन के लिए इतना प्रोविजन बनाया। तो इसका मतलब है कि ये जो आइटम है मैं वहाँ नहीं लिखूंगा। अब की बार तुम्हें ये फिगर ऑलरेडी दे दी है उसने, तो अब की बार मैं यहाँ पर लिखूंगा बाई प्रोविजन मेड फॉर डेप्रिसिएशन। मैंने पीएनएल नहीं लिखा जानबूझ करके, प्रोविजन मेड। वैसे तुम पीएनएल लिख सकते हो। इसका मतलब ये 13,500 क्या बता रहा है कि हमने इस साल प्रॉफिट से इतना पैसा निकाला। अब की बार तुम्हें ये चीज़ गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। समझ में आया या नहीं आया? ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। तो कई बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। अब सबसे पहले तुम क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को टैली करोगे। 40,500 प्लस 13,500 54,000 आ गया। तो बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो 30,000 की आ रही है। अब ये 30,000 क्या बता रहा है कि हमने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करा। वैसे तो मैं इस फिगर को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पोस्ट करूंगा, लेकिन इसका मतलब है डेप्रिसिएशन चार्ज। हमने डेप्रिसिएशन इतना चार्ज करा। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब है कि एसेट को इतने अमाउंट से कम करा, लेकिन हमने प्रॉफिट से इस साल डेप्रिसिएशन के लिए पैसा 13,500 रुपये का निकाला। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो अब जब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना चुका हूं तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं नहीं आएगा। जो हमने ये प्रोविजन बनाया, जाहिर है कि इस प्रोविजन की पोस्टिंग तो मुझे करनी पड़ेगी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तुम ये ऐड करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 13,500, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की पोस्टिंग तुम्हें यहाँ पर करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? ये जो तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज करा है इसको तुम यहाँ पर लिखोगे, और यहाँ पर तुम लिखोगे बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन जब हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमने डेप्रिसिएशन इतना चार्ज करा, तो डेट इज 30,000। अब मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को टैली करूंगा। 30,000 प्लस 1,70,000, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 60,000 का। तो ये 60,000 की फिगर क्या बताएगी कि हमने इतना परचेज करा है। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई। इज इट क्लियर टू यू? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आएंगे, ये मैं बता चुका हूं, और इसकी पोस्टिंग तो हो चुकी है। अब बच गया सिर्फ ये। तो जो ये 60,000 की फिगर आपकी आई, इसको आप अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और नेगेटिव आइटम के रूप में लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए मैंने कहा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन को और देखो। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड जितनी भी वेरिएशंस हैं वो मैं सारी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब की बार बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट नेट। याद रखें कि बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट के आगे जब तक वर्ड नेट नहीं लिखा होता है, नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। पहले तो यहां नेट का मतलब क्या है?
नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब यहां पर है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की फिगर तुम्हें दी है, करने के बाद की फिगर तुम्हें दी हुई है। तो नेट का मतलब पहले ये है, यानी कि ये जो फिगर तुम्हें दी हुई है ये कॉस्ट पर गिवन नहीं है। समझ में आया? कॉस्ट का मतलब ग्रॉस अमाउंट पर गिवन नहीं है। जब तक नेट ना लिखा हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमेशा ग्रॉस फिगर पर या एट कॉस्ट पर माने जाते हैं, पर इस क्वेश्चन में नेट लिखा है तो इसका मतलब ये नेट वैल्यू पर गिवन है। लेकिन नीचे उसने क्या लिखा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन स्टूड 1,50,000 फॉर लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1,50,000 का बैलेंस है और कह रहा है करंट ईयर में ये बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 1,90,000 है। यानी कि इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, बल्कि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नीचे गिवन है। वैसे मैं अगर आपको एक चीज ये भी बता दूं, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में ना दे करके नीचे गिवन होगा, तो हमेशा मान के चलना कि जो फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट पे गिवन है वो नेट वैल्यू पर गिवन है। करेक्ट? क्या बोला मैंने? if opening and closing balance, if opening and closing balance, if opening and closing balance of प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आर गिवन इन एडजस्टमेंट्स, यानी कि बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, आर गिवन इन एडजस्टमेंट्स, इन एडजस्टमेंट्स, then fixed assets in balance sheet, fixed asset या property plant and equipment in balance sheet are always at net figure, balance sheet are always at net figure, तो वो हमेशा नेट फिगर पर होते हैं। ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। समझ में आया? नंबर 1। अब यहां पर मुझे करना क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? ऐसे सिचुएशन में जब आप अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट बनाओगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स्ड एसेट जो भी है, जब आप ये अकाउंट बनाओगे तो उस केस में आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि अकाउंट्स में जब भी हम अकाउंट बनाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, वो हमेशा कॉस्ट पर बनता है, लेकिन जो फिगर्स है वो हमारे पास कॉस्ट पर नहीं है। फिगर्स किस पर है आपके पास? फिगर्स किस पर हैं? नेट वैल्यू पर गिवन है। तो इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अलावा ऑफ कोर्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मैंने ये अकाउंट बनाने शुरू करे। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसा कि आप देख रहे हो 5,10,000 है, लेकिन ये नेट वैल्यू है। तो जब मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन कर करके लिखूंगा जब मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? 5,10,000, ये 5,10,000 नेट वैल्यू है। लास्ट ईयर की नेट वैल्यू 5,10,000 है और लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,50,000 है। तो अगर मैं ये 1,50,000 इसमें ऐड कर दूं, 1,50,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये मैं इसमें ऐड कर दूं, तो मुझे पता लग गया कि जो फिक्स्ड एसेट है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो बेसिकली 6,60,000 है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पर है। यानी कि तुम्हें पहले ओपनिंग बैलेंस में ओपनिंग प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा, क्लोजिंग में क्लोजिंग प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा तो क्लोजिंग बैलेंस जो हमें गिवन है, पहले तो हम उसी को लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस 6,20,000 रुपये का गिवन है, तो पहले तो आप 6,20,000 की फिगर को लिखोगे, 6,20,000, और 6,20,000 के अंदर फिर आप जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, जो कि 1,90,000 है, उसको आप लिखोगे।
तो 1,90,000 आपने उसको लिखा, 1,90,000, और आउटर कॉलम में आप लिख दोगे 8,10,000। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के पहले तो ऐड करें। अब ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन भी तुमको लिखना पड़ेगा। देखो जो नीचे आपकी बार ये बैलेंस शीट पे नहीं दिया हुआ है, मैंने तुम्हें कहा ना बैलेंस शीट का कोई आइटम होता है उसकी पोस्टिंग एक ही बार होती है, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे ये आइटम दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक बार तो तुमने इसमें ऐड करा और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस के रूप में भी तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा 1,50,000, और उसके बाद फिर तुम क्लोजिंग बैलेंस भी लिखोगे, और क्लोजिंग बैलेंस आपने लिखा, क्लोजिंग बैलेंस 1,90,000 का आपने लिखना शुरू करा। बस अब क्वेश्चन में नीचे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बेसिकली अब मुझे इस अकाउंट को सिर्फ टैली करना है, और जब मैं इस अकाउंट को टैली करूंगा तो 8,10,000 में से 6,60,000 की फिगर में माइनस करूंगा तो ये फिगर कितनी आ जाएगी, 1,50,000 आ जाएगी। तो 1,50,000 क्या बता रही है कि मैंने इतना परचेज करा। जाहिर है कि जो अमाउंट मैंने परचेज करा उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करके लिखेंगे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी तरीके से अब मैं इस अकाउंट को टैली करूंगा तो इससे मुझे ये पता लगेगा कि मैंने इस साल कितना प्रोविजन बनाया। प्रोविजन मेड, P&L लिखने का मतलब ही है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये 40,000 रुपीज़ जो हैं वो आप कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर लिखोगे और प्लस कर दोगे। इज इट क्लियर टू यू? तो ये ट्रीटमेंट भी आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल ट्रीटमेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब जो है थोड़ा सा 1.12 को देखें। 1.12 में वो क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक। अब यहां इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है। कह रहा है गिव द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो तुम्हें बैलेंस शीट का एक टुकड़ा दिया हुआ है, एक तो कह रहा है इन्वेस्टमेंट है एसेट साइड में 1,80,000। लास्ट ईयर 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, करंट ईयर में 80,000 की इन्वेस्टमेंट है, और ऊपर से तुम्हें लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व भी दिया है। लास्ट ईयर कैपिटल रिजर्व में नील बैलेंस है और करंट ईयर में 30,000 रुपए का बैलेंस गिवन है। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एंड प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब कह रहा है इस साल हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची, कुछ इन्वेस्टमेंट बेची हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट बेची ये हमें नहीं पता। वो कह रहा है कि हमने कुछ सम इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितनी इन्वेस्टमेंट बेची ये हमें नहीं पता। फिर कह रहा है कि उसको हमने बेचा प्रॉफिट पर है, कितने प्रॉफिट पर बेचा हमें ये भी नहीं पता। और कह रहा है लेकिन एक हिंट उसने दिया कि जो भी हमें प्रॉफिट हुआ वो हमने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया, वो हमने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी, जब मैं इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो मेरी एंट्री जो टेक्निकली होगी वो ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो कैश मेरे पास आएगा। तो मैंने कितने में बेचा ये तो मुझे मालूम ही नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि उसकी एंट्री ये होगी जब हम इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। अब जब इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट होगा या किसी भी एसेट को जब हम बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट होता है तो मैंने कहा एसेट को डेबिट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। और जनरली जो प्रॉफिट होता है, जब हम कहते हैं अकाउंट्स में हमने इस आइटम को बेचा और इतना प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट को 99.99% हम P&L में ले जाते हैं। लिखना तो चाहिए मुझे P&L, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने P&L में क्रेडिट नहीं करा, उसको हमने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दिया। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब है अब की बार तुम यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखोगे, बल्कि तुम यहां पर लिखोगे टू कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो तुम P&L में नहीं ले गए, तुम उसको अपने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ले गए। समझ में आ गया? यहां तक हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब तुमने ये भी देखा कि बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिजर्व 30,000 से बढ़ रहा है। लास्ट ईयर तो नील था और करंट ईयर में ये 30,000 से बढ़ रहा है। इसका मतलब कैपिटल रिजर्व जितने से बढ़ रहा है उतना ही तो तुम्हारे को करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ होगा इन्वेस्टमेंट को बेच करके।
क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बेच करके जो प्रॉफिट हुआ वो तुमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब जब मैंने इन्वेस्टमेंट को बेचा तो इसका मतलब निश्चित रूप से मुझे 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ये बात पहले तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गई? अब तुम उसके बाद क्या करोगे, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे जैसे मैंने यहां बनाया हुआ है। वैसे इसमें मुझे बताने लायक तो कुछ है नहीं, लेकिन चलो बच्चों को ये लगता है ना करा करके ही कराया जाए। तो मैंने एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1.12 में पहले सेक्शन का 12th क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। अब जब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसके अलावा मुझे छोटा सा एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने ये बनाया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अलावा मैंने नानू सा छोटा सा एक कैपिटल रिजर्व अकाउंट भी बना दिया। अब बैलेंस शीट के अंदर जो इनके बैलेंसेज हैं 1,80,000, पहले तो हमने इनको लिखा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो 1 लाख का है और बैलेंस कैरीड डाउन जो है वो 80,000 का है। पहले तो तुमने आराम से इस फिगर को लिख लिया, नंबर 1। उसके बाद कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आपने देखा कि बैलेंस ब्रॉट डाउन नील था, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस 30,000 रुपए का था। 30,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस था। अब ध्यान से सुने, अब मैंने ये एंट्री करी। पहली एंट्री में तो कोई फिगर ही नहीं है, तो मैंने दूसरी एंट्री को पोस्ट करा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा? टू कैपिटल रिजर्व लिखूंगा। 30,000 जो और ये 30,000 क्या बता रहा है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट को 30,000 के प्रॉफिट पर बेचा, ये बता रहा है। और इसकी क्रॉस एंट्री में कहां करूंगा? यहां पर कर दूंगा, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसकी क्रॉस एंट्री जो है वो यहां पर हो जाएगी 30,000। अब आप ध्यान से देखें, अब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट को टैली करूंगा। अब जब मैं टैली करूंगा तो मेरे को ये पता लग जाएगा, वैसे ये क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये भी नॉन करेंट एसेट है। मैंने अभी बताया किसी भी नॉन करेंट एसेट को हम टैली करते हैं उससे परचेज या सेल की फिगर आती है। डेबिट पे आएगी तो परचेज, इधर की तरफ आएगी तो सेल। अब ये बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है इसको तुम लिखोगे बाय बैंक। तो 1,30,000 में से 80,000 रुपये में माइनस करूंगा तो 50,000 रुपये मुझे ये पता लग गया कि मैंने इतने में बेचा होगा। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब मैं इसकी जब पोस्टिंग्स करूंगा तो ध्यान से सुने, ओपनिंग बैलेंस तो कहीं नहीं आएगा। जो ये कैपिटल रिजर्व तुमने लिखा है इसकी पोस्टिंग तुमने यहां कर दी है, समझ में आया? इसकी पोस्टिंग यहां हो चुकी है। अब ये जो बैंक है, ये जो तुमने बैंक लिखा है, जाहिर है कि इसको तुम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखोगे और पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव आइटम है। क्लोजिंग बैलेंस हम कहीं लिखते नहीं, तो यानी कि इसी आइटम की पोस्टिंग हुई 50,000 की। अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट को हम की पोस्टिंग करेंगे। ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं और क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन उसकी पोस्टिंग कहीं होगी नहीं। और ये जो आइटम मैंने 30,000 लिखा है इसकी पोस्टिंग मैं यहां कर चुका हूं। इसका मतलब अब कोई पोस्टिंग नहीं होगी। इन दोनों अकाउंट को मिला करके सिर्फ एक ही पोस्टिंग हो रही है। ऐसे में कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सर जो प्रॉफिट हुआ वो हमने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस क्यों नहीं करा? वो इसलिए माइनस नहीं करा क्योंकि प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्रेडिट करा ही नहीं है ना। अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करा ही नहीं है तो इस प्रॉफिट से, हालांकि नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट है क्योंकि ये किसी एसेट को बेच करके इनकम हो रही है, अगर मैंने इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करा होता तो मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करता, पर मैंने तो माइनस वहां इंक्लूड करा ही नहीं है। तो इस तरीके से तुम इसकी एंट्री करोगे और अब तुम्हें यह पता लग गया अकाउंट बना करके कि तुमने जो बेचा है वो 50,000 रुपये में बेचा। ये वैसे करना नहीं है, मैं वैसे ही समझाने के लिए तुम्हें एंट्रीज बताई। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब उसके अलावा 1.13 में क्या कहता है? 1.13 में कहता है गिव द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब की बार भी इन्वेस्टमेंट्स लिखी हुई हैं। लास्ट ईयर 48 है, करंट ईयर में 58,000 है और नीचे कह रहे हैं सम इन्वेस्टमेंट्स वे सोल्ड फॉर 30,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। 1.13 में उसने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 1.13,
पहले तो उसने कहा कि हमने इस साल इन्वेस्टमेंट को बेचा है। सेल अमाउंट कितना है? सेल अमाउंट जो है वो कहता है हमने बेचा है 30,000 रुपये में। 30,000 रुपये में बेचा है, ये तो सेल का अमाउंट है, इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड होगा। और वो कह रहा है जो प्रॉफिट है वो 25% ऑन कॉस्ट है। अब तुम्हें जो प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है, प्रॉफिट रेट, तुम्हें जो प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है वो तो 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है ना, 25% ऑन कॉस्ट। और 25% ऑन कॉस्ट, ये चीज़ें मैंने कई बारी बताई हुई है ब्रांच अकाउंट में, जब तुम इनवॉइसिंग वगैरह करते थे तब भी मैंने बहुत बार आपको बताया, और सब चीज़, और ये सब चीज़ें आपको मालूम भी है। लेकिन फिर भी 25% ऑन कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट प्लस मार्जिन, मार्जिन का मतलब प्रॉफिट से होता है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब रेट किस पर गिवन है? कॉस्ट पर गिवन है, तो कॉस्ट को 100 मानेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा 25, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 125। तो इसका मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट जो तुम्हें कॉस्ट पे गिवन है उसको मैंने सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट कर दिया, 25/125 यानी कि 1/5। अब सेलिंग प्राइस पे रेट 1/5 है, इसका मतलब है 5 रुपए की सेल करता हूं तो 1 रुपए का प्रॉफिट है। अब 30,000 रुपये में मैंने बेचा तो प्रॉफिट कितना आया होगा उसका मैं 1/5 ले लेता हूं, तो 1/5 ऑफ 30,000 6,000। तो इसका मतलब मैंने 6,000 के प्रॉफिट पर बेचा। अब की बार जब मैंने बेचा होगा तो मेरी एंट्री क्या हुई होगी? आप बताओ जरा। जब मैंने बेचा होगा तो मेरी एंट्री अब की बार तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेफिनेटली मैंने एंट्री तो यही लिखी होगी। और अमाउंट मैंने कितना लिखा होगा? 30,000, क्योंकि मैंने 30,000 में बेचा, तो 30,000 से एंट्री होगी। अब जो प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री क्या हुई होगी? सर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। भाई कैपिटल रिजर्व क्यों? अब की बार तो मैं लिखूंगा टू P&L। ये थोड़ी कि इन्वेस्टमेंट को बेच करके जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व में ले जाते। पिछली बार तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि जो प्रॉफिट हुआ उसको कैपिटल रिजर्व में ले गए। अब की बार थोड़ी कह रहा है, इसका मतलब अब की बार जो प्रॉफिट हुआ उसको तुमने P&L में ही क्रेडिट करा होगा, ये एंट्री तुम्हें लिखनी पड़ेगी। अब जब तुम इस क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन था? 1.13, इस क्वेश्चन में तुम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो 48,000 का ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस तुमने लिखा 58,000, बैलेंस 58,000, क्लोजिंग बैलेंस 58,000 तुम लिखोगे। इज इट क्लियर टू यू? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद अब जो तुमने यहां पर एंट्री करी, पहले तुमने बेचा कितने में है? अभी फिलहाल 30,000 में। इस क्वेश्चन में 30,000 में तुमने बेचा, तो ये तुमने यहां पर लिख दिया। भाई हमने क्लोजिंग, एक सेकेंड, तो क्लोजिंग बैलेंस की फिगर को लिखने के बाद अब मैंने कहा कि आप लिखो बाय बैंक, 30,000 में तुमने बेचा, और अब की बार जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल 6,000 रुपये तुम यहां पर लिखोगे। अब तुम बैलेंस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 88,000 में से तुम 48,000 और 6,000 माइनस करोगे तो परचेजेस तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे। समझ में आ गया? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो तुमने बेचा वो तो तुम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखोगे, ये तुम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखोगे और पॉजिटिव आइटम के रूप में लिखोगे। क्लोजिंग बैलेंस की पोस्टिंग कहीं नहीं होगी, ओपनिंग बैलेंस की पोस्टिंग कहीं नहीं होगी। अब की बार जो प्रॉफिट हुआ है ये मैं माइनस करूंगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, क्योंकि अब की बार ये जो प्रॉफिट हुआ है हम इसको P&L में ले गए। और जो परचेजेस का अमाउंट तुम्हारे सामने नजर आ रहा है 34,000 रुपीज, बीच बीच में ना, लो जी सारे ही वो तो सारे ही, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड। तो बैलेंस शीट के अंदर ये जो 34,000 का अमाउंट लिखा हुआ है, इस 34,000 के अमाउंट को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, और जाहिर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम नेगेटिव आइटम के रूप में लिखेंगे। समझ में आ गया? अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये पॉइंट बड़ा ट्रिकी है। 1.14, इस पॉइंट को ध्यान से देखें, ये इतना आसान पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा हमें सब्र से और ध्यान से काम लेना पड़ेगा इसको समझने के लिए। करेक्ट? अब की बार क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट 1 लाख और 1,50,000 की है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस कितना है? 1 लाख और 1,50,000। एक तो तुम्हें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में,
क्वेश्चन नंबर है आपकी बार 1.14। 1.14 में वो क्या कह रहा है, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें तुम्हें जो बैलेंस गिवन है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंस है, लीजिए बैलेंस पहले मैंने लिख दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। ये इतना इजी नहीं है इस केस में, ध्यान दें इसमें 1 लाख ये वाला पार्ट इन्वेस्टमेंट का, और 1,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है, तो बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000 भी आपने लिख दिया। 1,50,000 का अमाउंट भी आपने लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? ये बैलेंसेस को लिखने के बाद, इस बैलेंस को लिखने के बाद जस्ट वेट, तो 1 लाख और 1,50,000। अब उसके बाद नीचे उसने अब की बार क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रिसीव्ड डिविडेंड ऑफ 12,000। जाहिर है अब की बार इन्वेस्टमेंट हमारी एंटिटी ने कहीं दूसरी एंटिटी में या किसी दूसरी जगह करी होंगी। जो एंटिटीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, हमने एसेट साइड में तभी तो लिखा हुआ है। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखने का मतलब है कि हमने दूसरी कंपनीज के शेयर्स वगैरह खरीदे होंगे या डिवेंचर्स वगैरह खरीदे होंगे। तो कह रहा है कि कंपनी को डिविडेंड मिला 12,000 का, और कह रहा है उस डिविडेंड में से 9,000 जो है वो प्री एक्विजिशन पीरियड से रिलेटेड डिविडेंड है, और कह रहा है बैलेंस जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड से रिलेटेड है। ये प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या है, इस पॉइंट को आपको समझना है, और ये इतना आसान नहीं होता है, इसलिए पहले ध्यान से देखें। इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन में मैंने एक डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट भी बनाया, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया और मैंने डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट भी बनाया, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। अब क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है कि हमने जो ये इन्वेस्टमेंट करी हुई थी उस इन्वेस्टमेंट पे हमें 12,000 रुपए का डिविडेंड मिला है। अब जब मुझे डिविडेंड मिलेगा तो मेरी एंट्री क्या होगी? जब मुझे डिविडेंड मिलेगा तो मेरी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, टू डिविडेंड रिसीव्ड लिख लो चलो समझने के लिए। तो मुझे जो डिविडेंड मिला है वो 12,000 का डिविडेंड मिला है, तो पहले तो मैं ये एंट्री लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। अब इस एंट्री के मुताबिक मुझे डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट में निश्चित रूप से बाई बैंक लिखना पड़ेगा 12,000 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये डिविडेंड हमें मिला, इस डिविडेंड में से कुछ डिविडेंड जो है प्री एक्विजिशन है, यानी कि जो ये डिविडेंड मिला उसमें से कुछ डिविडेंड प्री एक्विजिशन है और कुछ डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन है। ये क्वेश्चन में दिया है, और उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 12,000 में से 9,000 का जो डिविडेंड है उसका ताल्लुक प्री एक्विजिशन पीरियड से है, और जो बैलेंस है उसका ताल्लुक पोस्ट एक्विजिशन पीरियड से है। तो समझना क्या है, जो डिविडेंड तुम्हें मिला और डिविडेंड का वो हिस्सा जिसका कि ताल्लुक प्री एक्विजिशन पीरियड से है, ये प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन क्या है मैं अभी बताता हूं। डिविडेंड जो तुम्हें मिला, जो डिविडेंड प्री एक्विजिशन पीरियड से रिलेट करता है, उस हिस्से को इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 के हिसाब से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है कि अगर आपकी कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है और उस पे आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला है, करेक्ट, और जो डिविडेंड या इंटरेस्ट का ताल्लुक प्री एक्विजिशन पीरियड से है उसको आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 कहता है, अभी मैं इसको बताऊंगा। वैसे 9,000 रुपीज़ का जो डिविडेंड होगा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आ गया? और जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये कहता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 का ताल्लुक इन्वेस्टमेंट से, और वो ये कहता है कि जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है जो पोस्ट पीरियड से रिलेट करता है, उसी डिविडेंड को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे। सारा का सारा डिविडेंड अपने P&L में नहीं ले जाएंगे, केवल पोस्ट एक्विजिशन पीरियड से रिलेटेड डिविडेंड ले जाएंगे।
3000। अब बहुत से बच्चों को ये चीज़ लेकिन समझ में नहीं आती है, बता तो दी जाती है, समझ में नहीं आती। अब समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे थोड़ी सी स्पेस जनरेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें, थोड़ा सा मैं आपको अच्छी तरह से पॉइंट बता ही देता हूँ, समझ लें। मान लेते हैं मॉर्निंग लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। क्या नाम है? मॉर्निंग लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। चलो, मॉर्निंग स्टार लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, करेक्ट? ये कोई कंपनी है। और हम मान लेते हैं कि मिस्टर ए नाम का कोई आदमी है या कोई इन्वेस्टर है, उसने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। कोई इन्वेस्टर है, उसने इस कंपनी के शेयर खरीदे। और मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, जो इन्वेस्टर है उसने इस कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे। ये मैंने रुपी वैल्यू लिखी है। इस कंपनी के शेयर खरीदे हैं 1 लाख रुपए वाले। तो इन्वेस्टर ने इस कंपनी में पैसा लगाया। अब मान लेते हैं कि मॉर्निंग स्टार लिमिटेड नाम की कंपनी ने करंट ईयर के लिए, मान लेते हैं करंट ईयर की स्टार्टिंग जो है 1/4/2025 से हो रही है और ख़त्म 31/3/2026 को होगा। अब जरा मैं क्या समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है। ये पॉइंट अच्छे को समझ में नहीं आता है, फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाद में। तो इन्वेस्टर ने मॉर्निंग लिमिटेड के शेयर्स खरीदे। चलो सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं बिगनिंग में ही इसने शेयर खरीद लिए। मॉर्निंग लिमिटेड के शेयर मिस्टर इन्वेस्टर ने खरीदे 1/4/2025 को, करेक्ट? अब मॉर्निंग लिमिटेड ने इस साल के लिए 24-25 के लिए मान लेते हैं डिविडेंड पे करा, डिक्लेयर करा और पे करा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। मॉर्निंग लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर और पे करा, मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 12% के हिसाब से, करेक्ट? तो लॉजिकली मुझे ये बताओ, जो 1 लाख रुपीस का ये डिविडेंड है, ये 1 लाख रुपीस का जो डिविडेंड है, तो इन्वेस्टर का शेयर ऑफ डिविडेंड कितना बनेगा? बिकॉज इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, तो 1 लाख रुपए के जो शेयर खरीदे हैं उस पे इसको 12% के हिसाब से इसका हिस्सा जो डिविडेंड का होगा वो 12,000 का होगा। 12,000 रुपए का डिविडेंड इन्वेस्टर को मिलना चाहिए, या इन्वेस्टर की इनकम जो है 12,000 की होनी चाहिए। अब समझना क्या है, अगर तो इन्वेस्टर ने इन शेयर्स को अपने पास ईयर के एंड तक रखा हुआ है, अगर इन्वेस्टर ने इन शेयर्स को ईयर के एंड तक अपने पास रखा हुआ है, तो ईयर के एंड में ये 12,000 रुपए इन्वेस्टर की पॉकेट में जाएंगे। ध्यान से सुने मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि इन्वेस्टर ने कंपनी के शेयर 1/4/2025 को ही खरीद लिए थे, और मैं मान रहा हूं कि ईयर के एंड में भी इन्वेस्टर के पास ये शेयर्स मौजूद हैं, तो ईयर के एंड में इन्वेस्टर ये डिविडेंड रिसीव करेगा। अगर इन्वेस्टर के पास ये शेयर्स हैं तो 12,000 रुपए का डिविडेंड इन्वेस्टर को मिलेगा। लेकिन अगर ये शेयर इन्वेस्टर के पास नहीं है और किसी और पार्टी के पास है, तो पूरे 12,000 रुपए का डिविडेंड उस पार्टी को मिलेगा। समझ में आया? यानी कि समझना ये होगा आपको कि ऑन दी डेट, क्योंकि इस साल के लिए डिविडेंड पे करा गया है, तो इस डेट को जो भी शेयर होल्डर होगा या जिसके हाथ में शेयर्स होंगे, डिविडेंड उसके नाम आएगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, समझें। मान लेते हैं कि 31/12/2025 को, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक कितने हो गए? 9 मंथ्स हो गए। यहां से लेकर यहां तक 9 मंथ्स हो गए। ध्यान से सुने, ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, मैंने पहले ही कहा। 31/12/2025 को ये जो इन्वेस्टर है, इसको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इसने सोचा मैं अपने शेयर किसी पार्टी को बेच दूं। अब ये जो इन्वेस्टर है, मैंने कहा इसको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और इसने अपने शेयर बेच दिए। इसने अपने शेयर बेच दिए। किसको बेच दिए? मान लेते हैं हमारी एंटिटी ने इससे शेयर खरीद लिए। समझ में आया? तो हमारी एंटिटी ने इन्वेस्टर से, इसने अपने शेयर बेच दिए, हमारी एंटिटी ने ये शेयर खरीद लिए। परचेस्ड बाय आवर एंटिटी, यानी कि हमारी एंटिटी ने ये शेयर खरीद लिए।
31/12 को अब ये शेयर किसके हाथ में आ गए? एंटिटी के हाथ में आ गए। समझ में आ गया? अगर एंटिटी के हाथ में ये शेयर्स आ गए तो ईयर के एंड में ये शेयर्स किसके पास हैं? अब एंटिटी के हाथ में है ना, यानी कि हमारी एंटिटी के हाथ में है। तो ये पूरे 12,000 रुपए का जो डिविडेंड मिलेगा वो हमारी एंटिटी को मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है कि डिविडेंड रिसीव्ड 12,000। तो इसका मतलब हमारी एंटिटी को 12,000 रुपए का डिविडेंड तो मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास ये जो शेयर्स आए, ये जो शेयर आए 25-26 में तो आए, लेकिन इस तारीख को आए, यानी कि जिस तारीख को हमारे पास शेयर आए उससे पहले का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड, कि एक्वायर करने से पहले का पीरियड। ये जो शेयर है इनको एक्वायर करने से पहले का पीरियड और उसके बाद का जो पीरियड है उसको बोला जाता है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। अब आपकी समझ में आ गया? इसका मतलब ये जो 12,000 रुपए का डिविडेंड है, नो डाउट ये सारा का सारा डिविडेंड हमें मिल रहा है, ये सारा का सारा डिविडेंड हमें मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब मैं ये बोलूंगा कि इस डिविडेंड में से प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो है, क्योंकि प्री एक्विजिशन पीरियड 9 महीने का है, तो जो ये 12,000 का डिविडेंड है इसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड 9/12 यानी कि 9,000 का होगा, पहले 9 महीने क्योंकि प्री एक्विजिशन के, और 3/12 जो है वो आपका पोस्ट एक्विजिशन होगा। समझ में आ गया? प्री एक्वेशन पोस्ट एक्वेशन क्या? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 क्या कहता है, जैसे कि अभी कुछ लम्हा पहले मैंने बताया, नो डाउट कि पूरे 12,000 आपकी इनकम तो हैं, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है बिकॉज ये शेयर्स आपके पास इस तारीख को आए, उससे पहले ये शेयर आपके पास नहीं थे, यानी कि आपके एक्वायर करने से पहले की जो इनकम है वो आपको बैठे बैठाए मिल रही है, क्योंकि ये शेयर्स तो नहीं थे, क्योंकि ईयर के एंड में आपके पास ये शेयर हैं, पूरे साल का जो डिविडेंड है, पूरे साल का डिविडेंड आपको मिल तो रहा है, लेकिन हकीकत में पहले 9 महीने में ये शेयर आपके पास नहीं थे, तो पहले 9 महीने का डिविडेंड जो आपके पास आ रहा है वो बैठे बैठाए आ रहा है। और स्टैंडर्ड कहता है कोई भी इनकम जो बैठे बैठाए आती है उसको हम कैपिटल नेचर की इनकम मानते हैं, यानी कि ये इनकम तो कैपिटल नेचर की है और ये रेवेन्यू नेचर की है। अब है तो इनकम ना, अब जो रेवेन्यू नेचर की इनकम है उसको एंटिटी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएगी, फिर कैपिटल नेचर के खर्चे का क्या करें? तो स्टैंडर्ड कहता है इस खर्चे से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर लो, क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी तो आपने लिखा होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर सकते हो, यानी कि जो कैपिटल नेचर की इनकम होती है या डिविडेंड की जो इनकम है जो कैपिटल नेचर की है उसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इसकी ये एंट्री होगी जो कैपिटल नेचर की इनकम होगी। तो अब आपकी समझ में ये कहानी आ जानी चाहिए कि ये जो 12,000 रुपए का डिविडेंड हमें मिला है, स्टैंडर्ड कहता है कि 12,000 में से प्री एक्विजिशन डिविडेंड 9,000 का है, तो उसको मैंने इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करा। इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करने का मतलब है हमारे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को कम करा, अपनी कॉस्ट को कम करा, तो ये बेनिफिट हो गया कि हमारा कॉस्ट कम हो गई। और जो रेवेन्यू नेचर की इनकम है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड से रिलेटेड जो इनकम है वो रेवेन्यू नेचर की, उसको हम अपने P&L में ले गए। तो अब मैं इनको जब पोस्ट करूंगा तो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट की डेबिट साइड पे मैंने 2 इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैं लिखूंगा, तो सॉरी डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट में मैं लिखूंगा पहले तो 2 इन्वेस्टमेंट्स। 2 इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा, 9,000 मैं यहां पर लिखूंगा, और फिर मैं लिखूंगा 2 P&L डेट इज 3,000। तो इस तरह से ये वाला अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा, करेक्ट। अब ये जो अमाउंट क्लोज हो गया, ध्यान क्या रखना है कि जो डिविडेंड तुम्हें मिला, कहीं इन्वेस्टमेंट करके हमें जो डिविडेंड मिलता है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पे मिला है, और तुम इसको प्लस करके दिखाओगे, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे। जो डिविडेंड तुमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर लिया तो ये नॉन ट्रेडिंग इनकम मानी जाती है, करेक्ट, क्योंकि ये बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचने से नहीं हुई, तो इसको तुम माइनस करोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, तो वहां से आप इसको माइनस कर दोगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग आपको यहां कर देनी है। अब यहां पर मैं लिखूंगा डिविडेंड रिसीव्ड, यहां पर मैं लिखूंगा डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, तो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट मैंने लिखा, डेट इज इक्वल टू 9,000। अब मैं इसको टैली कर दूंगा,
अब जब मैं टैली करूंगा तो उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट परचेज करी होंगी वो 59,000 की करी होंगी। टू परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 59,000। इज इट क्लियर टू यू? अब ये जो अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं आएगा, इसकी पोस्टिंग होगी डिविडेंड रिसीव्ड की। अब जो परचेजेस हैं जाहिर है इसको तुम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाओगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव आइटम के रूप में इसको दिखाना पड़ता है। ये था इस क्वेश्चन की खास बात। मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में प्री और पोस्ट इक्वेशन का डिविडेंड का केस है, तो इसको आपको ध्यान में समझना होगा। इज इट क्लियर टू यू? आइए जी, इसके बाद फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.15। अब 1 पॉइंट ये कौन सा था? 1.4 था। तो 1.15 में क्या कहता है? वैसे ये प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। इसमें कहता है अब की बार इन्वेस्टमेंट के आगे परसेंटेज लिखी हुई है। जनरली जब हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें परसेंटेज नहीं होती, लेकिन जब हम डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो कूपन रेट या परसेंटेज गिवन होता है। तो कह रहा है 1 लाख और 1,50,000। अब वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट हमने परचेज करी है ऑन द लास्ट डे ऑफ द करंट ईयर। बस इस क्वेश्चन में उसने इतना बताया कि इन्वेस्टमेंट हमने परचेज करी है लास्ट ईयर में, ईयर के एंड में परचेज करी है। खैर, एक तो तुम्हें क्या करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जब तुम वैसे तो इसमें खैर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या बनाना, लेकिन मैं चलो समझाने के लिए आपको बता देता हूं। तो 1.15 में लीजिए जी, एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहने के लिए मैंने बना दिया आपके लिए। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे पहले तो मैं लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 1 लाख का है, तो मैं 1 लाख लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिया 1 लाख। फिर बैलेंस कैरी डाउन भी मैंने लिख दिया 1,50,000। कितना? 1,50,000। ये भी मैंने लिख दिया। अब उसने नीचे क्या कहा है? इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन द लास्ट डेट। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जाहिर है कि इस अकाउंट को जब मैं टैली करूंगा तो मेरे पास परचेजेस की फिगर आ जाएगी। तो इसका मतलब मैंने परचेज करी है, मैंने परचेज करा है, और परचेज जो मैंने करा है, परचेजेस 50,000 की इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज करी है, जिसको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा दूंगा। खत्म, नंबर 1। लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट के आगे 10% वगैरह इस तरह लिखा होगा तो उसमें तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? अब तुम्हें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यह समझाने के लिए यहां देखें। अरे, तुमने इन्वेस्टमेंट कह रहा है ईयर के एंड में खरीदी है। पहले तो ये बताओ बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास कितनी थी? सर बिगनिंग में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, और तुमने ईयर के एंड में तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट 1,50,000 की है। इसका मतलब तुमने 50,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी है। लेकिन इसका मतलब हमें यह पता लग गया कि जो ईयर के एंड का टोटल एक्चुअली 150 नजर आ रहा है, वो ऐसे नजर आ रहा है 1 लाख बिगनिंग का बैलेंस प्लस 50,000 जो हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, और वो कह रहा है 50,000 की इन्वेस्टमेंट ईयर के एंड में खरीदी। अब इस साल मुझे इस पे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट ईयर के बिगनिंग में करी थी, तो बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी, तो बिगनिंग का जो अमाउंट है 1 लाख, ये जो बिगनिंग का अमाउंट है, इस पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। 10% इंटू 1 लाख, यानी कि 10,000 रुपये का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख। और ये जो 50,000 है, इस पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने बिल्कुल लास्ट में खरीदी है। तो इसका मतलब मेरे को इन्वेस्टमेंट पे टोटल इंटरेस्ट की इनकम कितनी रिसीव हुई? 10,000 रुपीज की। इज इट क्लियर टू यू? तो ध्यान ये रखना है कि जो इंटरेस्ट की इनकम आपको रिसीव हुई, नंबर 1, एक तो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, बैठे बैठाए इनकम हो रही है। हमने कोई बिजनेस के प्रोडक्ट को बेचने से इनकम नहीं हो रही, ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है। इसको कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करेंगे। शेल बी, यहां मैंने लिख भी दिया है, शेल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट्स फॉर कंप्यूटिंग कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करोगे। बिकॉज ये इनकम इन्वेस्टमेंट पर है, तो तुम इसको अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी दिखाओगे एज ए पॉजिटिव आइटम। Shall also be reflected under investing activities.
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के तुम दिखाओगे अंदर इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या दिखाओगे? इंटरेस्ट रिसीव्ड। इज इट क्लियर टू यू? तो ये पॉइंट भी इसमें समझना है। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ और एडजस्टमेंट्स भी हैं अभी फिलहाल, और इन एडजस्टमेंट की चर्चा जो है वो फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो बताया वो भी दिमाग से चले जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में फिर हमारी चर्चा रहेगी।